तो दोस्तों आइए हम लोग एक बार एनालाइज करते हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स क्लास 10 का सिलेबस। और हिस्ट्री और सिविक्स के क्लास 10 का सिलेबस को आइए हम और आप केवल स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है। साथ साथ स्टडी करने के हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मसले हैं और क्या कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है जी, बिल्कुल सर, बताओ आप। सबसे पहले तो आप लोग ये मान के चलना, जब पढ़े ज्योग्राफी का आज वाला कवरेज नहीं, आज सिर्फ हिस्ट्री सिविक्स का कवरेज है। मैं आपको ये बताऊं कि ये वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग जर्नी रहने वाला है आप लोग का हिस्ट्री सिविक्स का, दैट इज क्लास 10। ज्योग्राफी भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि ज्योग्राफी में 20 नंबर का टोपोग्राफिकल मैप्स और ये सब आता है, विच इज वेरी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्चुअल। बट खैर अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, अभी हिस्ट्री पे छिपके रहता है। दोस्तों हिस्ट्री में सबसे पहले what I will want to discuss with you all is something जिसका इम्पैक्ट या जिसका यूज आप लोगों को अभी दिख रहा है। आज आप लोग देखते हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस। आपको मैं एक बात बता दूं, क्लास 9 तक जो था ना हमारा हिस्ट्री, मैं आपको बताऊं वो वर्ल्ड हिस्ट्री था। क्लास 9 तक टीचर्स का इंटेंशन था आप लोगों को दुनिया का हिस्ट्री बताना। आप लोग देखो चैप्टर लाइक रिफॉर्मेशन, रेनेसां, हाँ ये सब चीज आप लोग पढ़े थे, या फिर इंडिया की कुछ छोटी छोटी डायनेस्टीज के बारे में आप पढ़ रहे थे। हाँ, मुगल डायनेस्टी हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, एंड स्टफ लाइक दिस यू वर डूइंग, द गुप्ता पीरियड। लेकिन अब दोस्तों जहां पे आप लोग एंटर कर चुके हो ना, ये आप लोगों का जो करंट हम लोग का जो मैं, तत्वम, नव्य, समर्थ, पुनीत, दीक्षा, कोनिका, हम लोग सबको जो रियलिटी, हार्श रियलिटी आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो हम लोगों को दिखाता है कि क्यों हुआ। और इसका शुरुआत दोस्तों होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। आप लोग जर्नी को देखना, अपना जो हिस्ट्री शुरू हुआ है ना वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू हुआ है, 1857। इस वॉर के बारे में मैं आज बात करूंगा थोड़ा, क्योंकि यही फर्स्ट चैप्टर है, बट पहले मैं आपको जर्नी समझा रहा हूं। दोस्तों ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जब हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे, आप लोग पाइएगा कि कंक्लूजन ऐसे होता है कि हिंदुस्तान सक्सेसफुल नहीं होता। हम लोग जो इंडिपेंडेंस लड़ने का पाने का कोशिश करते हैं ब्रिटिश से, वी फेल मिजरेबली। जब ये फेलियर हो जाता है हम लोग का, तो हम लोग के कंट्री में फिर क्या होता है ना, बहुत सारा नेशनलिस्ट लोग मिलके ग्रुप्स बनाने लगता है, लाइक द कांग्रेस। बट कांग्रेस का फॉर्मेशन के पहले एक चीज इंडिया में डेवलप होता है विच इज कॉल्ड नेशनलिज्म। अपने जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे ना, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, अपने उसमें रीजंस फॉर फेलियर में एक पॉइंट पढ़ेंगे, लैक ऑफ नेशनलिज्म। लोगों में यूनिटी नहीं था, लोगों में ये स्पिरिट ही नहीं था। आज मान लीजिए मराठा है, तो मराठा का रूलर को चाहिए कि भाई मराठा फ्री रहे, साउथ का रूलर को चाहिए कि साउथ फ्री रहे ब्रिटिश से, बाकी ब्रिटिश हिंदुस्तान में कुछ भी करे। दैट शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी फॉर हिंदुस्तान, फॉर इंडिया, फॉर अखंड भारत। वो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो कमी था वो पूरा हो जाता है ग्रेजुअली इंडिया में 1857 के बाद, जब कांग्रेस जैसी ग्रुप्स बनने लगती है। और इसी वजह से हमारे बुक का जो सेकंड चैप्टर है वो है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब जब ये ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म होता है, तो नेशनलिज्म दिखाने के लिए, लोगों का डिमांड्स को पूरा करने के लिए ग्रुप्स बनना चाहिए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आज हम लोग जानते हैं, ये कांग्रेस, ये तब फॉर्म हुआ था, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन अवर कंट्री इंडिया। आप नेहरू बोल लीजिए, गांधी जी बोल लीजिए, जवाहरलाल नेहरू बोल लीजिए, आप लोग भीमराव रामजी अंबेडकर बोल लीजिए, नेताजी बोस बोल लीजिए, ये लोग सब के सब इसके मेंबर रह चुके हैं। आप लोग समझ रहे हो, जो आज का कांग्रेस है, ऐसे लोग हिस्टोरिकली इसके मेंबर्स रह चुके हैं। ये ग्रुप सबसे ज्यादा काम करता है हिंदुस्तान के लिए। और फिर आता है फेजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसमें क्या होता है ना कि ये जो कांग्रेस के लीडर्स लोग थे ना, वो लोग मूवमेंट लॉन्च करते हैं। तो कुछ लीडर्स, कोई मूवमेंट लॉन्च कर रहा है, कोई लीडर कोई मूवमेंट लॉन्च कर रहा है, समझ रहे हो, कोई लीडर कुछ मूवमेंट लॉन्च कर रहा है, कोई लीडर कुछ मूवमेंट लॉन्च कर रहा है। कुछ लोगों को चाहिए शांति का पाथ, कुछ लोगों को चाहिए अग्रेसिव पाथ। शुरुआत हुई थी शांति के पाथ से, इसको बोलते हैं हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। पर ग्रेजुअली समझ में आ जाता है कि यार
ऐसे बात बनने वाला नहीं है, ऐसे दाल गलने वाला नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, शुरू होता है सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव लोग इसके लीडर्स होते हैं। सेकेंड फेज 1916 में खत्म होता है। ये तो हुआ इंडिया का बात, बट मैं अब आपको दुनिया का बात बताता हूं, जो आज के डेट पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस से भी आप इकोनॉमी से रिलेट कर पाएंगे। सुनते चलिए। 1916 में इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट का सेकेंड फेज खत्म होता है। ऑलराइट, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 1914 में उसी समय दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1917 में। 3 साल लगभग ये चलता है। तो दोस्तों, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग थे ना, हमारे हिंदुस्तान के जो नेशनलिस्ट लीडर थे ना, वो लोग अपील किए लीग ऑफ नेशंस को। लीग ऑफ नेशंस में सिर्फ 35 मेंबर कंट्रीज थे, और लीग ऑफ नेशंस किसका फेवर करता था मालूम है? हमेशा जो बेस्ट कंट्रीज है, जैसे यूके, यूएसए का। तो लीग ऑफ नेशंस क्या इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए बात सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुना। लीग ऑफ नेशंस पता है क्यों बना था? जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा भयानक वॉर दोबारा दुनिया में नहीं हो सके। बट क्या वो सक्सेसफुल हुआ? नहीं। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हमारा सिलेबस ब्रेक लेता है। हमारा सिलेबस बोलता है रुको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी है, नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी है जो 1914 से 17 के बीच में चलता है, जहां हम लोग जानते हैं कि क्या क्या रीजंस था। आप लोग को एक मजे की बात बताऊं, आज रशिया यूक्रेन को इन्वेड किया है, तो मैक्सिमम लोग अपने घर पे बोलते हैं ए इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर थोड़ी हो जाता है। बट मैं आपको बताऊं, आप लोग सीखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉजेस बहुत सारा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कॉजेस बहुत सारा था, बट एक ऐसा ही छोटा जगह ऑस्ट्रिया 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 नाम का एक जगह पे एक कंट्रोल कर लिया था एक दूसरा डायनेस्टी, तो उसके रूलर को एक गोली पड़ जाता है, और तब शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहां पर भी ऐसा ही था कि छोटा छोटा कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। इसमें भी छोटा कंट्रीज ही लड़ रहा था एक्चुअली में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो कि मेजर कंट्रीज का वॉर बन गया। एक्चुअली जर्मनी कुछ बाल्टिक स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा था, स्लेविक स्टेट्स को, और वहीं पे दूसरी तरफ यूके, फ्रांस किसी और स्लेविक स्टेट को सपोर्ट कर रहा था। ये दोनों स्टेट का झगड़ा हो गया, तो यहां से जर्मनी लड़ाई में घुसा, यहां से फ्रांस कूद गया लड़ाई में, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1917 में ये वॉर खत्म होता है तो लीग ऑफ नेशंस बैठता है। लीग ऑफ नेशंस हमारे सिलेबस में है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोस्तों एक जख्म छोड़ जाता है दो कंट्रीज की तरफ, जर्मनी और इटली। क्यों? आपको एक मजे की बात बताऊं, जर्मनी तो लूजिंग साइड में था, जर्मनी तो लूजिंग साइड में था, तो वो उदास क्यों था समझ में आता है। इटली तो विनिंग साइड में था, आपको पता है ये बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। सर फिर इटली क्यों गुस्सा था? एक्चुअली फ्रांस और ये सब जो है यूएसए और यूके ने ना इसको अपनी तरफ किया था, इटली को ये लालच देकर, ये टॉफी देकर कि भाई हम लोग तुमको बहुत सारा लैंड देंगे, जमीन देंगे। इटली इटली को जमीन तो मिला बट ना के बराबर। इटली बोला गुस्सा, इटली को भी गुस्सा आ गया, इटली को भी गुस्सा आ गया। और यहां पे जर्मनी को कैसे बदनाम किया गया आपको पता है? 1917 में एक ट्रीटी साइन करवाया गया जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलस। आप लोग समझना, आप लोग को रशिया यूक्रेन क्राइसिस कितना बढ़िया समझ में आएगा। 1917 में आप रशिया से साइन करवाते हैं ये जो जितने वाली कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न पावर्स, यूके, यूएसए, ट्रीटी ऑफ वर्साइलस। जर्मनी हारा, जर्मनी की वजह से वॉर हुआ था, करेक्ट, बट इतना भयानक इनके ऊपर पेनल्टी और ये सब ठोका जाता है जर्मनी के ऊपर। क्या भयानक पता है? जर्मनी को लगभग 36 बिलियन डॉलर रुपीज देना पड़ेगा। रुपीज में बोल रहा हूं, 36 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर्स देना पड़ेगा। जितने जर्मनी का जितना लैंड था वो सब जो कैप्चर किया हुआ था वो सब विनिंग कंट्रीज को मिल गया। और सुनना है, जर्मनी को अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ को आधा से भी कम करना पड़ेगा। जर्मनी का सारा सबमरीन वेस्टर्न पावर्स ले जाएंगी। जर्मनी को 10 साल तक फ्रांस को कोल सप्लाई करना पड़ेगा, कोयला, फॉर पावर जनरेशन। अब आप लोग सोचो,
किसी को अगर ऐसा आप सजा दोगे तो उसका माथा तो सटकेगा ही। उस समय दोस्तों एक तरफ इटली को आघात पहुंचा और एक तरफ जर्मनी को आघात पहुंचा। जर्मनी को इतना पेनल्टी लगा इसलिए, और इटली को प्रॉमिस्ड लैंड नहीं मिला इसलिए। तो इटली और जर्मनी दोनों जगह पे डिक्टेटरशिप का राइज होता है। इटली में जो जिनका राइज होता है उनका नाम है मुसोलिनी, और जर्मनी में जिसका राइज होता है उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। और आपको मैं बता दूं, ये राइज ऑफ डिक्टेटरशिप आपके सिलेबस का पार्ट है। ये डिक्टेटर लोग जैसे जर्मनी, भयानक, जर्मनी और इटली मिलके हमला करते हैं बाकी कंट्रीज पे, और बाकी कंट्री भी समझते हैं बेचारों को बुरा लगा है, हम लोगों ने ज्यादा लैंड है, कैप्चर करने दो। ये सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेती है गुड, ठीक उसी तरह से जैसे सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर ली कि रशिया जब क्रीमिया को 2014 में कैप्चर किया था, रशिया 2014 में क्रीमिया जो कि एक यूरोपियन स्टेट है उसको कैप्चर किया था, जो कि फॉर्मर यूएसएसआर का पार्ट था। तो बाकी कंट्रीज बोली हाँ रशिया को बुरा लगा होगा, करने दो। बट ऐसे करते 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 जर्मनी पोलैंड नाम का एक छोटा कंट्री को इन्वेड करता है। जर्मनी पोलैंड नाम का एक छोटा कंट्री को इन्वेड करता है। तब ये वेस्टर्न पावर्स बोलती है अब बहुत ज्यादा हो गया, और वेस्टर्न पावर्स लड़ाई में कूद पड़ती है। उस समय जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ होते हैं। आप लोग देखो, यूक्रेन भी एक छोटा पावर है, रशिया एक बड़ा पावर, उसको इन्वेड किया। उस समय जर्मनी एक बड़ा पावर था और वो छोटा कंट्री पोलैंड को इन्वेड किया था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता उसकी वजह से, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी दिन शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहुत सारे कॉजेस थे, बट इमीडिएट कॉज क्या था पता है? जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड। याद रखिएगा, हिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत सारी चीजें फ्रस्ट्रेट की, बट इमीडिएट कॉज मतलब वो जो चिंगारी लगा देता है, जिसकी वजह से मेन आग लग जाता है, वो था राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप की वजह से और जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। 39 से शुरू होता है ये वर्ल्ड वॉर, और 43 में जब अमेरिका ये हिरोशिमा नागासाकी जो कि जापान के पार्ट्स है वहां पे एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा देता है। दैट मार्क्स द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएसए गिराता है, और दैट मार्क्स द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तब तक लोगों को समझ में आ गया था कि ये जो लीग ऑफ नेशंस है ये महाफालतू चीज है। लीग ऑफ नेशंस बना किस लिए था? वॉर को रोकने के लिए। रोक पाया? नहीं। क्या रीजंस था? बहुत सारा। उसमें से पहला रीजन था मैक्सिमम कंट्रीज इसके पार्टी नहीं थे, मैक्सिमम कंट्रीज फ्री ही नहीं थे तब। और तब बनता है एक सुपीरियर बॉडी, लीग ऑफ नेशंस से बेटर बॉडी, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, जो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस आज तक है, आप पढ़ते हो ना आजकल, न्यूज चैनल को देख लीजिए, यूएनजीए की मीटिंग, यूएनजीए की मीटिंग, यूएनजीए की मीटिंग। ये यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस के अंदर लगभग 190 कंट्रीज मेंबर है, 190 कंट्रीज जो यूएन चार्टर को अप्रूव करती है और यूएन चार्टर को फॉलो करती है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जनरल असेंबली भी होती है, सिक्योरिटी काउंसिल भी होती है, कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होती है, और भी बॉडीज होती है, बट ये तीन मेजर है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई कोर्ट का कार्रवाई चल रहा है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाएगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान, कश्मीर इशू, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे इंडिया हमेशा फ्रांस उसको पाकिस्तान को हराता है। अगर कोई ऐसा हो गया कि एक कंट्री दूसरे को इन्वेड कर लिया, 1991 गल्फ वॉर, ये आप लोग अब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, 1991 में इंडिया का हालत बहुत खराब हो गया था, तेल बहुत महंगा हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि एक तो इंडिया खुद, इंडियन गवर्नमेंट खुद पैसे नहीं कमा रही थी, और दूसरा इराक का लीडर था तब सद्दाम हुसैन। जैसे आज व्लादिमीर पुतिन है ना रशिया का, जैसे इराक का था सद्दाम हुसैन, उसने कुवैत के तेल मिल्स पर हमला कर दिया था। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है ना, उसमें ये डिसीजन ले रहे थे कि अगर कोई अग्रेशन दिखाया है तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर सारी कंट्रीज अपना मिलिट्री भेजती है और वो मिलिट्री जाके बचाती है। तो कुवैत को फिर फ्री करवाया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस का ये।
और आपको मैं आज के डेट पर बता दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज्यादा मिलिट्री इंडिया की तरफ से जाता है। और जनरल असेंबली एक ऐसा जगह है जहां पे वोटिंग होता है, डिस्कशन होता है, ये सब अपने पढ़ेंगे। फिर यूनाइटेड नेशंस जब पावर में बढ़ा तो ये है ना, चिल्ड्रंस का केयर के लिए, चिल्ड्रन का डिजीज इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारा बॉडीज फॉर्म हुआ, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना, यूनेस्को, जो एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करेगा बिटवीन द कंट्रीज। और दोस्तों आज आप लोग को मैं एक बात बता रहा हूं, आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं जी, वो बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपको जवाब पता है क्या। वो सवाल पूछूं? हाँ सर पूछ लो। जनाब मेरा सवाल है, आज जब रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है तो इंडिया किसी का साइड ले रहा है कि इंडिया चुपचाप बैठा हुआ है? क्या लगता है आप लोग को, क्या न्यूज में देख रहे हो आप लोग? वो ठीक है नव्य बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोस्त आप, बट एक बात बताइए, जब भी मीटिंग में वोट होता है इंडिया इसके फेवर में वोट करता है, इसके फेवर में वोट करता है, या इंडिया चुपचाप रहता है? इंडिया एब्सटेन करता है वोट करने से। अब आप लोग बोलिएगा कि सर इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया एब्सटेन करता है। 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो यूएसए इंडिया को बोला कि भैया हम लोग को ज्वाइन कर लो, और रशिया बोला भैया हमको ज्वाइन कर लो। रशिया नहीं, यूएसएसआर था तब। इंडिया बोला ना भैया ना, हम लोग फॉलो करेगा नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम। नैम का मतलब है कि इंडिया ना तो यूएसए का साइड लेगा, ना रशिया का। इंडिया दोनों से रिलेशन रखेगा अच्छा, और जब जिसका काम होगा इंडिया उससे करेगा। इसी वजह से आज भी इंडिया वोट नहीं कर रहा है। अब आप लोग बोलेगा सर इसका मतलब तो इंडिया इनडायरेक्टली रशिया का साथ दे रहा है। हाँ, इंडिया रशिया का साथ दे रहा है क्योंकि रशिया इंडिया का साथ दिया है पास्ट में भी और आज तक दे रहा है, तो इंडिया क्यों नहीं देगा रशिया का साथ भाई? लेकिन फिर भी इंडिया डायरेक्टली रशिया का सपोर्ट में आके खड़ा नहीं हो रहा है। इंडिया क्या बोलता है, हम वोट नहीं करेंगे। समझ लो जो समझ रहे हैं। इनडायरेक्टली से मतलब नहीं है ना, डायरेक्टली तो हम नहीं पार्ट ले रहे हैं ना भाई, किसी का। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया भर में ये चक्करें चल रही हैं, दुनिया इस तरह से ऑपरेट कर रही है। वाओ सर वाओ। इसीलिए एक चैप्टर है नैम का भी। तो आप लोग को ये बोलने से पहले कि हिस्ट्री का सिलेबस इलॉजिकल है, सोच लीजिएगा 100 बार, क्योंकि मैंने एक बार भी चेन को ब्रेक नहीं किया। मैं शुरू हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1857 का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर अभी मैं नॉन नैम तक ले आया, और आपका पूरा सिलेबस को मैं कवर कर दिया हूं। ये है हिस्ट्री का चैप्टर सिलेबस। कहीं भी किसी को लगा क्या कि लॉजिकल नहीं है सिलेबस या फ्लो इलॉजिकल है? 9 का मैं एग्री करता हूं, कभी साउथ का कोई अंपायर का बात कर रहा है, कभी नॉर्थ का कोई अंपायर का बात कर रहा है, कभी अर्ली वैदिक पीरियड, कभी लेटर वैदिक पीरियड, बट नहीं, उसमें भी एक मेथड था, उसमें भी एक फ्लो था, कि वो लोग पहले चाह रहे थे कि आप एकदम एंशियंट इंडिया को जानो, फिर आप रिसेंट इंडिया को जानो। एंशियंट इंडिया क्लास 9 में खत्म था ना, संगमेज दी वैदिक पीरियड, संगमेज साउथ का, वैदिक पीरियड नॉर्थ में, एंशियंट इंडिया। अब हम लोग चल रहे हैं रेसेंट इंडिया। जहां तक बात है जी सिविक्स का, जहां तक बात है जी सिविक्स का, दोस्तों सिविक्स के अंदर भी जो चैप्टर्स है वो पहले से ज्यादा लॉजिकल है। पहले आप लोग क्या कर रहे थे, वही म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कमीशन और ये सब का बातचीत 9 में, बट सॉरी, अब आप लोग सेंटर और स्टेट लेवल पे बात करेंगे। यूनियन लेजिस्लेचर, जो लोग जो लोग जो लोग लॉ बनाता है, आप लोग जो लोग लॉ बनाता है, आप लोग जो है ना उनके बारे में बात करेंगे। जो लोग नियम कानून बनाता है, आप लोग उनके बारे में बात करेंगे, आप लोग उनके बारे में पढ़ाई कीजिएगा यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर।
यूनियन एग्जीक्यूटिव, एक बार लॉ डिसीजन ले लिया गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करता है। सिविक्स में नेक्स्ट चैप्टर ये है जी। और तीसरा, ये लॉ बनाया, इसीलिए लेजिस्लेचर, तीन विंग्स है, एक लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, एक जो एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटिव, और एक जो डिसीजन लेता है जुडिशरी। तीनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा सकते, इस वजह से ये चैप्टर में है सिलेबस में। तो भाई कहां से इलॉजिकल है? माय डियर फ्रेंड्स, सभी को हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिलेबस ओरिएंटेशन समझ में आया क्या?